नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। प्रणाम, शुभ संध्या। माँ शारदे को नमन, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। प्रिय हिंदी विद्यार्थियों, आप सब सफल हों अपनी इस यात्रा में, आपकी मंजिल आपको मिले, जो सपना आपने देखा है वो पूरा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन आपके अपने HKB यानी हिंदी की बात के एप्लीकेशन पर। और आज एक नया पार्ट हमारे सिलेबस का शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो नया पार्ट है ये आप सब की इच्छा के अनुरूप शुरू कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, अथवा ये मान लीजिए कि ये मेरी इच्छा के अनुरूप आप लोगों को शुरू करना होगा। आप किसी भी प्रकार से इसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ये नया पार्ट हम शुरू कर रहे हैं आज से। और ये काव्य शास्त्र आपको शुरू होता हुआ दिख रहा होगा। आप में से कुछ विद्यार्थी पशुपेश में होंगे, कुछ से तनाव में भी हो सकते हैं। कल हमने कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास से क्लास वो नया बैच शुरू करें, लेकिन जैसा आपको पता है कि मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबकी राय लेता हूं, लेकिन जो आपके हित में सर्वाधिक होता है वही काम करता हूं। कभी ये ना माने कि आप लोगों की मैं राय को या मशवरा को इग्नोर करता हूं, कभी नहीं करता। हित में क्यों है वो जान लीजिए। अभी हाल ही में आपने व्याकरण पढ़ी है, और व्याकरण में जो समझने के बिंदु है ना, उन सबको आपने भली भांति समझा भी है। तो वो व्याकरण का एक बहुत बड़ा रोल है काव्य शास्त्र में। दोनों कहीं ना कहीं आंशिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो व्याकरण का तात्कालिक ज्ञान आप लोगों को काफी काम आएगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, काव्य शास्त्र से ये नया पार्ट शुरू करने के पीछे जो कारण है कि आप इन दिनों रचनाएं पढ़ेंगे, और रचनाओं में भी विशेष रूप से देखो, गद्य रचनाओं में ऐसी कोई बात नहीं होती भाषा शैली को छोड़ करके विशेष, क्योंकि अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में हैं, और उनमें काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इतना कुछ हम लोगों से प्रश्नों की बात नहीं होती। लेकिन पद्य रचनाओं में जहाँ भाषा शैली की भी बात होती है, जहाँ पर हम लोगों से अलंकार की बात होती है, पद मैत्री की बात होती है, रस की बात होती है, रस के विभिन्न अवयवों की बात होती है, शब्द शक्ति की बात होती है, काव्य गुण और काव्य दोषों की बात होती है। तो काव्य शास्त्र वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को इसलिए ज्यादा लाभकारी रहेगा कि आप लोग रचनाएं पढ़ रहे हैं पद्य की। जी, सब कुछ ही पढ़ना है, पहले या बाद साहित्य भी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने मेरे तरफ से तर्क दिए हैं जो आवश्यक नहीं है कि आपको दिए जाएं, लेकिन इसलिए आवश्यक है कि आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए हम काव्य शास्त्र पहले क्यों पढ़ रहे हैं। छोटा सा पार्ट है, मैं आप सभी के सामने रख देता हूं इसको, और फिर इसको विधिवत रूप से हम शुरुआत करते हैं। माँ शारदे को प्रणाम, गजानन भगवान को प्रणाम, और आप सबको मंगल कामनाएं। देखिए, काव्य शास्त्र में जो मुख्य बात है वो आप जान लीजिए। काव्यशास्त्र दो भागों में विभक्त है मुख्य रूप से। एक तो है भारतीय काव्यशास्त्र, और दूसरा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र के दो प्रमुख भाग हैं, जो आपके सिलेबस को यदि आप देखेंगे तो उसमें जान पाएंगे। एक तो है काव्यांग, और एक है सिद्धांत, या उनको कह लीजिए वाद। काव्यांगों में कौन कौन से आते हैं? तो छंद है, अलंकार है, रस है, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, और काव्य दोष। ये काव्यांगों के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। और वर्तमान का जो सिलेबस है उसे भी यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि ये तमाम बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में हैं। चाहे कोई ग्रेड फर्स्ट का हो तो, चाहे कोई ग्रेड सेकंड का विद्यार्थी है तो, असिस्टेंट प्रोफेसर का विद्यार्थी है तो, या नेट JRF की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो, काव्यांग सभी को पढ़ने होते हैं। इनकी बेसिक नॉलेज सभी को आवश्यक होती है। इनमें अंतर क्या होता है?
कि किसी के सिलेबस में तो दो छंद अलग हैं, किसी के में दो छंद अलग हैं, किसी के में दो अलंकार अलग हैं, किसी के में दो अलंकार अलग हैं। रस के संबंध में मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, रस के संबंध में मुख्य रूप से जो बात है वो है रस की परिभाषा, रस के अंग या अवयव, और प्रमुख रस, उनके लक्षण और उदाहरण। ये जो बातें होती हैं ये आती हैं काव्यांगों के अंतर्गत। लेकिन इससे आगे एक और सिद्धांत चलता है रस में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एमए लेवल पर, और वो सिद्धांत चलता है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। यानी उसमें आचार्य भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति का सूत्र दिया था, उसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार व्याख्या की है। वो रस निष्पत्ति सूत्र और उनके व्याख्याकारों के मत हैं, और उन्हीं में एक मत आता है साधारणीकरण का मत। तो हम उसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं जब रस टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब यदि बाद की और सिद्धांतों की बात करें, तो इनमें देखिए सबसे पहले आता है रस सिद्धांत। आपको काव्य शास्त्र की बेसिक जानकारी इतनी जरूर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है अलंकार सिद्धांत। तीसरे नंबर पर इसमें आप लोग कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मैं लिख रहा हूं रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, और इसके बाद में नंबर आता है औचित्य सिद्धांत का। आज से आप लोग ये बात कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे कि सिद्धांत का मतलब क्या है। मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। सिद्धांत का मतलब होता है कि विभिन्न आचार्य जो काव्यांगों का वर्णन करते हैं, वो काव्यांगों का वर्णन करते समय यह प्रस्तुत करते हैं कि मेरे अनुसार यह काव्यांग काव्य की आत्मा है, और इस बात को कहना ही उनका सिद्धांत कहलाता है। आज के बाद जब भी आप सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपके मस्तिष्क में ये सामान्य सी बात अवश्य आनी चाहिए कि सिद्धांत का मतलब क्या है और इन सिद्धांतों के संप्रदाय कैसे बन गए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक सामान्य सी बात। जैसे प्रमुख काव्यांगों में रस सिद्धांत काल क्रम की दृष्टि से सबसे पहले आता है, अलंकार सिद्धांत उसके बाद आता है। हालांकि अलंकार सिद्धांत रस सिद्धांत से भी ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हुआ, पर इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आप सभी हिंदी विद्यार्थियों को, साहित्य के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। हम सबसे पहले की बात करें रस सिद्धांत की, तो आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, और आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा का मतलब होता है जिस प्रकार हमारे शरीर में से हमारी आत्मा को पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो हमारा शरीर मृत है, डेड है, हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार आचार्य भरत मुनि कहते हैं यदि काव्य में से रस को अलग कर दिया जाए, तो काव्य मृत है, डेड है, उसका कोई वजूद अस्तित्व नहीं है। ये रस क्या है? काव्य का आनंद है। रस का मतलब कोई वैसा पानक रस या पेय रस नहीं है। रस से आशय है काव्य के पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो हमें आनंद मिलता है, उसको रस कहते हैं काव्य शास्त्र की भाषा में। तो आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा साहब? आचार्य भरत मुनि ने कहा कि रस काव्य की आत्मा है, और ऐसी बात कहने वाले वे प्रथम आचार्य थे भारतीय काव्य शास्त्र के। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र का रस सिद्धांत पहला सिद्धांत माना जाता है, और आचार्य भरत मुनि इस रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। रस सिद्धांत आपसे जीवन में कभी भी कोई पूछे रस सिद्धांत क्या है, तो आपको कहना है कि रस सिद्धांत का मतलब है रस काव्य की आत्मा है। किसने कहा यह? सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जवाब है आचार्य भरत मुनि ने। कालांतर में धीरे धीरे सने सने आचार्य भरत मुनि की बात को मानने वाले और नहीं मानने वाले दो बड़े वर्ग बनते चले गए। जैसे प्रत्येक वाद का प्रतिवाद होता है, प्रत्येक थीसिस का एंटी थीसिस होता है, प्रत्येक सिद्धांत का प्रतिविरोधी सिद्धांत होता है, प्रत्येक बात का कोई ना कोई तर्क होता है, प्रत्येक ताले की कोई ना कोई चाबी होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना सा हम समझ ले कि रस सिद्धांत को आचार्य भरत मुनि ने जब प्रस्तुत किया, तो आगे चल के कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ आचार्य, काव्य शास्त्र की भाषा में इन्हें आचार्य कहते हैं,
कुछ आचार्य तो उनकी बात से सहमत हुए और कुछ विद्वान, कुछ आचार्य उनकी बात से असहमत हुए। तो जो सहमत हुए उन्होंने आचार्य भरत मुनि की बात को आगे बढ़ाया और कहा वास्तव में रस काव्य की आत्मा है। और धीरे धीरे यह परंपरा आगे पल्लवित पुष्पित होती रही, आगे विकसित होती रही, आगे बढ़ती रही। इसीलिए इसका एक कुनबा बन गया, एक कुटुंब बन गया, एक संप्रदाय बन गया। इसी रस सिद्धांत की बात को मानने वालों को कहा गया मिलाकर के समेकित रूप से संप्रदाय, रस संप्रदाय। लेकिन चाहे सिद्धांत कहिए चाहे संप्रदाय, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। संप्रदाय में मानने वाले ज्यादा हैं, सिद्धांत में उस सिद्धांत को प्रस्तुतकर्ता का नाम आता है। तो कभी आपसे पूछा जाए रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन, तो भी आचार्य भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, तो भी आचार्य भरत मुनि, क्योंकि उस संप्रदाय को शीर्ष क्रम पर स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, आचार्य भरत मुनि को। ऐसे ही असहमत वाले कहने लगे कि ना, रस काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य की आत्मा तो अलंकार है। और ऐसा कहने वाले थे आचार्य भरत मुनि आचार्य भामे सर्वप्रथम। तो आचार्य भामे ने आचार्य भरत मुनि की बात को काटा। आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी तीसरी सदी में यह बात कह गए, लेकिन आचार्य भामे ने छठी सदी में ये बात कही है। यानी 500 ईस्वी से लेकर के और 600 ईस्वी के बीच में ये बात आचार्य भामे ने कही है। और आचार्य भामे ने क्या कहा, रस काव्य की आत्मा नहीं है, अलंकार काव्य की आत्मा है। तो उन्होंने जब ये बात कही तो ये रस अलंकार सिद्धांत प्रस्तुत हो गया और आगे चल के इस अलंकार सिद्धांत का भी अपना एक संप्रदाय बन गया। तो उसमें संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करेंगे तो भी आचार्य भामे आएंगे। आचार्य भामे, यहां पर आचार्य भरत मुनि। ये बेसिक बातें हैं जिनको ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये अवश्य पता होना चाहिए। यदि मैं आगे एक बात बोलूंगा तो शायद आप अचंभित होंगे ये सुनकर के, चकित हो जाएंगे ये सुनकर के। अचंभा शब्द में इत प्रत्यय नहीं लगता, चकित ही सही है। कि कई बार तो ऐसा आ जाता है, ये एक तरफ सिद्धांत दे देते हैं, एक तरफ प्रवर्तक दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक सामान्य सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ये। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब आप बैठे बैठे अपनी जगह से ही बोलेंगे इस बात को, मैं नहीं कहूंगा, आप ही बोलेंगे। मैंने कहा रस सिद्धांत का मतलब है रस काव्य की आत्मा है। ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो आचार्य भरत मुनि ने। यानी रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हुए, आचार्य भरत मुनि। दूसरी बात, फिर अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान हुए पहले आचार्य भामे। यानी अलंकार सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, आचार्य भामे ने। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, रीति सिद्धांत, रीति सिद्धांत का मतलब क्या है। आप लोग बैठे बैठे घर से ऐसे ही बोल दीजिए एक बार, जैसे मैंने पहले दो बोले हैं। रीति सिद्धांत का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, आप बोल रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि सर रीति काव्य की आत्मा है। ऐसा कहने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, ऐसा मानने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो वे थे आचार्य वामन। आचार्य वामन, आचार्य वामन ने कहा ना तो रस काव्य की आत्मा है और ना अलंकार काव्य की आत्मा है, बल्कि रीति काव्य की आत्मा है। और फिर उन्होंने कहा कि रीति है क्या, रीति एक काव्य की पद्धति है, रीति एक रचना शैली है, रीति एक परिपाटी है, एक प्रणाली है, एक स्टाइल है। और ये रीति क्या है, ये पदरचना की पद्धति है। पदरचना का मतलब आप व्याकरण में पढ़ के आए, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे शब्द नहीं कहते, उसे पद कहते हैं। तो आचार्य वामन कहते हैं कि काव्य की आत्मा तो ये पद रचना शैली है, यानी ये रीति है। पद रचना शैली का मतलब रीति, आचार्य वामन। और इसी रीति सिद्धांत के अंतर्गत आचार्य वामन ने कहा कि अलंकार भी काव्य की आत्मा नहीं है, अलंकार भी काव्य के शोभा कारक धर्म नहीं है,
अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते, बल्कि गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य के शोभा कारक धर्म हैं। इसीलिए अपने रीति सिद्धांत के अंतर्गत आचार्य वामन ने काव्य गुणों की भी प्रतिष्ठा कर दी, और काव्य गुणों के प्रवर्तक, काव्य गुणों के प्रतिष्ठाता आचार्य भी आचार्य वामन ही कहलाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे मैं बोल रहा हूं सेम डिटो, कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन हैं? तो कैसे? उन्होंने कहा विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा, विशिष्ट प्रकार की पदरचना शैली रीति है, और उसमें जो विशिष्टता आती है वो किसके कारण आती है? काव्य गुणों के कारण आती है। और ये जो अलंकार है ना, जिनको आचार्य भामे काव्य की आत्मा बताकर गए हैं, आचार्य दंडी ने उनको शोभा कारक धर्म कहा है, ये काव्य के शोभा कारक धर्म नहीं है। काव्य के शोभा कारक धर्म तो ये काव्य गुण हैं। ऐसा कहने वाले, ऐसा मानने वाले पहले आचार्य कौन थे? आचार्य वामन थे। आचार्य वामन ने कहा दंडी की बात के जवाब में, आचार्य दंडी ने कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य दंडी कहते हैं इस बात को, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, की काव्य के शोभा कारक धर्म तो अलंकार हैं। लेकिन आचार्य वामन ने उनकी बात को काट करके कहा ना, अलंकार नहीं है शोभा कारक धर्म। आचार्य दंडी तो अलंकार संप्रदाय के हैं, अलंकारवादी आचार्य है, ये तो अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानेंगे। पर आचार्य वामन ने उनकी बात को एक सिरे से खारिज करके कहा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य के शोभा कारक धर्म तो गुण होते हैं। तद अतिशय हेतुवस्तु अलंकार, और ये जो अलंकार हैं ये तो उन काव्य गुणों को अतिशयता प्रदान करने का काम करते हैं, उन्हें और भी बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें और भी अतिशय बनाते हैं। इसलिए काव्य गुण ही काव्य के शोभा कारक धर्म हैं, और इन काव्य गुणों के कारण कोई भी पद रचना साधारण या सामान्य नहीं रह करके विशिष्ट बन जाती है, और उस विशिष्ट पद रचना शैली को ही रीति कहा जाता है, और यह रीति काव्य की आत्मा है। आगे ध्वनि सिद्धांत, आचार्य आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, इनका ध्वनि सिद्धांत आ गया। उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक ने दिया, और आचार्य कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। और औचित्य सिद्धांत आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया, और उन्होंने कहा कोई नहीं है, मेरा औचित्य ही काव्य की आत्मा है। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र के ये प्रमुख सिद्धांत आए, इनके संप्रदाय बने, और इनके संप्रदायों के प्रवर्तक भी इनके सिद्धांतों के प्रवर्तक हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब हम पढ़ते कैसे कैसे हैं, जो हमारे सिलेबस में होता है उसे हम पढ़ते हैं। जैसे रस सिद्धांत फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, नेट जेआरएफ में है। अलंकार सिद्धांत भी है, रीति सिद्धांत भी है, ध्वनि सिद्धांत भी है, वक्रोक्ति सिद्धांत भी है। अब इनमें से औचित्य सिद्धांत नहीं है, बाकी अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप अलग अलग सिद्धांत हैं। ग्रेड सेकंड में कोई सिद्धांत नहीं है, ग्रेड फर्स्ट में ही सिद्धांत है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में सिद्धांत हैं, या फिर नेट जेआरएफ में सिद्धांत हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरी बात शायद समझ चुके हैं कि आप लोगों को दो भागों में भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है। एक तो पढ़ना है काव्यांग के रूप में, एक पढ़ना है सिद्धांत के रूप में। तो ग्रेड फर्स्ट में और आगे की सभी भर्ती परीक्षाओं में तो सिद्धांत भी पढ़ने होते हैं, ग्रेड सेकंड में केवल काव्यांग पढ़ने होते हैं। यदि मैं कहीं चूक कर रहा हूं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ग्रेड सेकंड का सिलेबस है क्या आपके पास? हम्म, देख लो एक बार उसमें कोई सिद्धांत दे रखा है क्या। अब बात आई पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी केवल ग्रेड फर्स्ट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और नेट जेआरएफ में है, बाकी ग्रेड सेकंड में नहीं है। यदि हो तो मुझे बताना, आप लोग ग्रेड सेकंड में है क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र?
पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी प्रमुख सिद्धांत चलते हैं, प्रमुख वाद चलते हैं, प्रमुख विचारक चलते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लेटो से ये यात्रा शुरू होती है। काव्य संबंधी सर्वप्रथम विचार जो हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के हैं। उनसे पहले सुकरात आते हैं, लेकिन सुकरात के काव्य शास्त्र संबंधी नहीं है। प्लेटो के सिद्धांत, प्लेटो के काव्य सिद्धांत। ऐसे ही अरस्तु के काव्य सिद्धांत, ऐसे ही लॉन्जाइनस के काव्य सिद्धांत, ऐसे ही क्रोचे के, इलियट के, वर्ड्सवर्थ के, और ये क्रम आगे सतत जारी है अन्य तक। कोई सिद्धांत सेकंड ग्रेड में नहीं है, तो ये केवल ग्रेड फर्स्ट और उसमें है। तो हम सबसे पहले कॉमन पार्ट शुरू करेंगे, और कॉमन पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे काव्यांग। क्या शुरू करेंगे? काव्यांग। ये डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, ऐसा मैं मान लूं। नहीं बनाया है तो एक बार फटाफट बना लीजिए कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। इसमें कोलरिज भी आता है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत भी आता है, कोलरिज। ठीक है, आगे बढ़ाएं अब इसको। चलिए, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्यांग। अभी अभी मैंने आपको बताया था, और एक बार फिर से इसी पर चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। मैं इस क्रम से पढ़ाता हूं: छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। कोई टॉपिक रह तो नहीं गया? देख लो एक बार, मैं भी देख लेता हूं सिलेबस में। देखिए साहब, छंद हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, उसके बाद में छंद अलंकार रस के बाद में शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति के बाद में काव्य गुण है और काव्य दोष है। एक बार आप लोग देख लीजिए ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं या नहीं हैं। हाँ, सब एक एक करके सबके सामने सब चीजें आ जाएंगी। पहला टॉपिक है छंद। छंद के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं नोटिस करेंगे आप लोग। परिभाषा या आशय। नंबर 2, छंद के तत्व या अवयव या अंग। नंबर 3, छंद के भेद। और नंबर 4, प्रमुख छंद, लक्षण और उदाहरण। यहाँ पर प्रमुख छंद से आशय है जो हमारे सिलेबस में है, आप लोग इसे नोटिस करेंगे। हेलो, ठीक है। अब आप देखिए एक बार, मैं आपको कुछ बात बता दूं, प्रश्न आता कहां से है। देखिए, कोई प्रश्न इस परिभाषा से नहीं आता, कोई भी प्रश्न छंद के तत्व अवयव और अंग से नहीं आता।
पहला प्रश्न बनता है छंद के भेद से, पहला प्रश्न। और प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं प्रमुख छंद, उनके लक्षण और उदाहरण। आप लोग प्रमुख छंद से क्या आशय लगाएंगे? प्रमुख छंद से आशय लगाएंगे आप लोग, अभी मैं बता रहा हूं उस प्रकार से, केवल समझने के दृष्टिकोण से समझ लीजिए। छंद के दो भेद होते हैं, एक तो होते हैं मात्रिक छंद, एक होते हैं वर्णिक छंद। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मात्रिक छंद, एक होते हैं वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचनाओं में मात्राओं की गणना का विशेष ध्यान रखा जाता है, सब चीजें लिखाऊंगा, ये केवल क्लास की शुरुआत में आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं समझने के दृष्टिकोण से। केवल मात्राओं की गिनती को छंद नहीं कहते, केवल वर्णों की गिनती को छंद नहीं कहते, लेकिन परिभाषा पर गौर आप लोगों को करना चाहिए कि जिन छंदों की रचना में मात्राओं की गणना का, गिनती का विशेष ध्यान रखा जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की रचना में वर्णों की गणना का विशेष ध्यान रखा जाता है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। सर जैसे जैसे देखिए, ये मैंने लिखा क, ये क क्या है? एक वर्ण है, वर्ण। और अब मैंने लिखा इसको कमल, और इसको कर दिया कमला। क्या कर दिया? कमला। वर्ण यदि गिन के देखें तो कमला, तीन वर्ण हैं इसमें। लेकिन यदि मात्रा की बात करें तो एक, दो, दो, चार। मात्रा कितनी हो गई इसमें? चार। तो मात्रिक छंद तो कहते हैं कि मात्राओं की गणना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं पुनः अपनी बात का दोहरान कर रहा हूं, केवल मात्राओं की गणना को मात्रिक छंद नहीं कहते, उसमें अन्य छंद के अवयवों का भी ध्यान रखना होता है, जिनमें विशेष रूप से यति है, गति है, तुक है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन विशेष रूप से मात्राओं की गणना का तो मात्रिक, और विशेष रूप से वर्णों की गणना का तो वर्णिक। अब इनके भेद उपभेद की बात आई। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सममात्रिक। कौन से होते हैं? सममात्रिक। सममात्रिक। और दूसरे होते हैं अर्धसममात्रिक। कौन से होते हैं? अर्धसममात्रिक। और तीसरे होते हैं साहब विषम मात्रिक। कौन से होते हैं? विषम मात्रिक। ये तीन प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं सममात्रिक, एक होते हैं अर्धसममात्रिक। केवल समझ लीजिए, सामान्य, सबको लिखाऊंगा बहुत डिटेल में आप लोगों को, और उस समय भी समझाऊंगा। मैं केवल एक बार टॉपिक का परिचय दे दूं कि हमें पढ़ना क्या है और प्रश्न कहाँ से आते हैं। हम लोगों से यही चूक, विद्यार्थी से यही चूक सबसे ज्यादा होती है कि उस बेचारे को जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसे नहीं पता होता कि क्या तो याद करने योग्य है, क्या समझने योग्य है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा। वह या तो लकीर का फकीर बनता है, या अपने परिवेश के उन असफल विद्यार्थियों से प्रेरित होता रहता है, जो यहाँ वहां तहां जहां कहाँ जाने कहाँ कहाँ पढ़ते रहते हैं। मैं किसी के लिए कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को यह अवश्य पता होना चाहिए कि परीक्षा में पूछा क्या जाता है। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको अवश्य पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में से कैसे प्रश्न आते हैं। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, चाहे वो 4 मात्राएं हो, चाहे वो 8 मात्राएं हो, चाहे वो 10 मात्राएं हो, 16 हो, 24 हो, 26 हो, 28 हो, कितनी ही हो। लेकिन प्रत्येक चरण में, यहाँ पर चरण का आशय लाइन नहीं है, चरण का आशय होता है कि प्रत्येक छंद में छंद शास्त्र के नियम अनुसार कुछ ना कुछ चरण होते हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब होगा एक चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं, लेकिन वो छंद सीमित हैं।
सामान्य रूप से आप हमेशा याद रखिए 4 ही चरण होते हैं। तो सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, चाहे वो कितनी 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 ही क्यों ना हो, लेकिन समान होती है। 16 16 16 16 16, 26 26 26 26, 28 28 28 28, चारों में। तो सममात्रिक छंद वे होते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ये ऐसे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, और आज के बाद में आप इन्हें याद भी रखेंगे। आज के बाद में आप इन्हें याद भी रखेंगे कि सममात्रिक छंद कौन से छंद होते हैं। इन्हें मात्रिक सम भी बोल देते हैं, सममात्रिक को मात्रिक सम भी बोल देते हैं। नूतन चौहान जी जैसे दोहा छंद, ना ना ऐसे गलत बातें मत लिखो, समझो पहले। सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, जरा बोलिए आप बैठे बैठे घर पर। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। रट लो, जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। एक प्रश्न आपको परीक्षा में दे दिया, इनमें से कौन सा छंद सममात्रिक नहीं है? तो इन चारों के अलावा जो है वो सममात्रिक नहीं है। आ गया ना उत्तर? चार छंदी तो याद करने थे, नाम नाम बोल लो घर पे। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। अर्धसम मात्रिक वे छंद होते हैं जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। आधे कैसे सर? आधे ऐसे, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि सामान्य रूप से छंदों में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों के आधे कितने हो गए? 2। 1 2, 3 4, 1 3, 2 4, कैसे भी हो, लेकिन आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। सममात्रिक कौन से थे? जिनके प्रत्येक चरण में समान होती है। और अर्ध सममात्रिक कौन से हैं? जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। ये 4 छंद ऐसे हैं जिनको अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। इन चारों छंदों के आधे चरणों में समान होती हैं मात्राएं। जैसे दोहा में 4 चरण होते हैं, तो 4 चरणों में से विषम चरण पहले और तीसरे चरण में समान होंगी, सम चरण दूसरे और चौथे चरण में समान होंगी। सोरठा इसका उल्टा होता है, जैसे जितनी मात्राएं पहले तीसरे में दोहा में होती हैं, उतनी सोरठा के दूसरे चौथे चरण में होती हैं, समचरणों में। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बरवे, इसमें भी एक यही नियम है। उल्लाला, इसमें भी एक यही नियम है। आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। अब इस अर्धसमात्रिक छंद में हमसे गलती कहाँ होती है? हमसे गलती ये होती है कि हम 2 चरणों की मात्राओं को मिला देते हैं। मैं क्लास के पहले दिन, छंद की क्लास के पहले दिन आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, और आप लोग इसको परीक्षा तक लेकर जाना, ये गलती मत करना। हम क्या करते हैं, 2 चरणों की मात्राओं को मिला देते हैं, और 2 चरणों की मात्राओं को मिलाकर सममात्रिक चरणों की तुलना कर देते हैं उनसे। सर इसमें तो 24 हो गई, ये भी तो सममात्रिक हुआ। अरे आपने गलती कर दी, आपने 2 चरणों की मात्राओं को जोड़ दिया, जबकि अर्धसम मात्रिक में 2 चरणों की मात्राओं को जोड़ते नहीं है। प्रत्येक चरण में मात्राएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन आधे चरणों में समान होती हैं। पहले तीसरे में समान होंगी, दूसरे चौथे में समान होंगी, आधे चरणों में। इसीलिए तो अर्धसम मात्रिक है वो। और विषम मात्रिक वे छंद होते हैं जो 2 या 2 से अधिक मात्रिक छंदों के मिलने से बनते हैं। जैसे विषम मात्रिक में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है छप्पे और कुंडलियां। मैं हमेशा सोचता था पहले कि ये छप्पे और कुंडलियां छंद सिलेबस में क्यों नहीं है। इस बार आरपीएससी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न बनते हैं ना, वो कभी जीवन में गलत नहीं होते।
हाँ सच्ची बता रहा हूं आपको। चप्पे और कुंडलियां ऐसे छंद हैं कि इनमें प्रश्न गलत नहीं होते। और भी बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा जब, पर आपको इतना सा समझा दूं कि जो बात मैं आज कह रहा हूं ये परीक्षा में हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। छप्पे विषम मात्रिक है और कुंडलियां विषम मात्रिक है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि विषम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जो दो या दो से अधिक मात्रिक छंदों के मिलने से बनते हैं। जैसे छप्पे छंद है, छंद किसके मेल से बनता है? रोला और उल्लाला। और इन दोनों छंदों को हम कहाँ पढ़ लेते हैं? इनको देखो, रोला को तो सम्मात्रिक में पढ़ लेते हैं और उल्लाला को अर्ध सम्मात्रिक में पढ़ लेते हैं। जब इन दोनों को पहले ही पढ़ चुके हैं तो छप्पे में क्या अलग पढ़ना है? वहां तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि 6 चरण होते हैं, इनमें 6 चरण। बाकी सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन विषम मात्रिक छंद ऐसे छंद हैं जिनमें 6 चरण होते हैं। और 6 चरण कैसे बनते हैं? पहले 4 चरण तो रोला से बन जाते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला से बन जाते हैं। जितना समझ में आए ना उतना समझ लो, तनाव मत लेना। सब सिर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि मैं इन्हें विस्तार से लिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको। अभी केवल पहली क्लास में एक चर्चा इसलिए कर रहा हूं, आपको पता हो कि क्या पूछा जाता है। कुंडलियां जो छंद है ये दोहा और रोला से बनता है, और यही की यही बात परीक्षा में पूछी जा सकती है। ऐसा कौन सा छंद है जो दोहा और रोला के मेल से बनता है? ऐसा कौन सा छंद है जो रोला और उल्लाला के मेल से बनता है? ये लो, छंद के ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न और दोनों ही प्रश्न सही। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। लेकिन उसी विद्यार्थी के लिए आसान है जिसने वर्ण विचार टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, जिसको पता है कि मात्राएं क्या होती हैं। उसके लिए बहुत आसान टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने मात्रिक के भेद देखे। हाँ बिल्कुल बना लो, काम आएगा। बिल्कुल बना लो, मैं तो कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, जब से क्लास शुरू की है ये बातें लिख लो। अब वर्णिक छंद हैं। अभी अभी हमने देखा कि वर्णिक छंद कौन से होते हैं? जिनकी रचना में वर्णों की गणना का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके 2 भेद होते हैं। जैसे मात्रिक छंदों के 3 होते हैं, वर्णिक छंदों के कितने हो गए? 2 भेद हो गए। कितने हो गए साहब? 2 भेद हो गए वर्णिक छंदों के। कितने हो गए? 2 भेद। ये लो साहब, यहां लिख देते हैं वर्णिक छंद। और वर्णिक छंदों के 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो होता है गणबद्ध वर्णिक, गणबद्ध वर्णिक। और दूसरा होता है मुक्तक वर्णिक, मुक्तक वर्णिक। जिस विद्यार्थी को ये विभाजन याद हो गया उसका छंद का प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। वर्णिक छंदों के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं गणबद्ध वर्णिक, एक होते हैं मुक्तक वर्णिक। गणबद्ध वर्णिक वे छंद होते हैं वर्णिक छंदों में जिनकी रचना करते समय गणों के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। गण क्या होते हैं? कि 3 वर्णों के मेल से बनने वाले सूत्र हैं, उनको गण कहते हैं। 3 वर्णों के मेल से बने समूह को। और वो 3 वर्ण कौन से होंगे वो हमारी तरफ से नहीं बना सकते हम। उसका छंद शास्त्र में एक निश्चित सूत्र है, और उस सूत्र से ये 8 प्रकार के गण बनते हैं। सूत्र को तो सुना होगा आपने, य मा ता रा ज भा न स ल गा। इसमें प्रत्येक वर्ण से एक गण बनता है। जैसे य से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण। तो जिन छंदों की रचना में गणों के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है उन्हें तो कहते हैं गणबद्ध वर्णिक। जैसे कौन कौन से होते हैं ये होते हैं, देखो, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, सवैया,
और जगह कम पड़ गई, कहाँ लिखूं? ऊपर लिख दूं क्या? यहीं लिख देता हूं, चलो। बंसस्थ, बसंत तिलका, बसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी। ये कौन से छंद हैं? ये गणबद्ध वर्णिक छंद हैं। और मुक्तक वर्णिक छंद एक पूरे छंद शास्त्र का सबसे सरल छंद, जिनमें केवल वर्णों की गणना का ध्यान रखा जाता है, कोई मात्रा नहीं गिनी जाती और कोई भी गण नहीं गिने जाते। वो है कवित्त, हमारा कवित्त। दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं, एक मनहरण, एक घनाक्षरी। बस ये सब पूरा का पूरा आप लोगों का पाठ्यक्रम है छंद टॉपिक का। अब जिसके पाठ्यक्रम में जो छंद होता है उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये रहा चौथा बिंदु, सर्वाधिक प्रश्न छंद के इससे आते हैं। और यह टॉपिक डिपेंड करता है तीसरे टॉपिक पर, छंद के भेद पर। जिस विद्यार्थी को छंद के भेद का ये वर्गीकरण याद है, उस विद्यार्थी को ये छंद समझने में कोई समस्या नहीं आती है। आगे बढ़ें। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा, उसके बाद पढ़ेंगे छंद के तत्व, अंग या अवयव, फिर पढ़ेंगे छंद के भेद, इन सब को दोबारा लिखेंगे। कवित्त है सातवां छंद, कहाँ लिख चला गया? सातवां इधर। शिखरणी मत लिखो, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक दो तीन लिख लो बस। वो तो मैंने वैसे लिख दिए हैं, आपको तीन ही लिख लो, आप तो काम चल जाएगा आपका। द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता और सवैया। अभी दोबारा लिखाऊंगा इनको, ये तो टॉपिक की शुरुआत की है भैया जी। चलिए आगे बढ़े। अब पहला टॉपिक ले रहे हैं छंद। हेडिंग डालो, पहला टॉपिक छंद। डाल लो तो मुझे बताना। डाल लिया? देखो, व्युत्पत्ति, छद धातु प्लस कितिन प्रत्यय और शब्द बना छंद, ऐसे। इसमें दूसरा जो रूप है वो है चद धातु और असुन प्रत्यय और शब्द बना छंद, यही सर्वाधिक मान्य है। चद धातु, असुन प्रत्यय और शब्द बना छंद। इस छंद शब्द का अर्थ होता है, पहली बात। दूसरी बात, छंद का शाब्दिक अर्थ आच्छादित करना, आच्छादित करना, बांधना, और तीसरा है अक्षर या वर्ण संख्या का, अक्षर या वर्ण संख्या का परिमाण करना या गिनना। या इसके नीचे लिख लेना, काव्य शास्त्र में यही अर्थ ग्रहण किया जाता है छंद शब्द का। और चौथा अर्थ है प्रसन्न करना।
प्रसन्न करना, ये छंद शब्द के अर्थ हैं। इसको हटा देना, इसको मत लिखना है ना, कितिन को। नीचे वाला ज्यादा सही है, मैंने पहले भी लिखाते लिखाते भी आप, क्योंकि आप लोग टैली करते हैं नोट्स को, एक दूसरे टीचर्स से मिलाते हैं, उसने क्या लिखाया इसने क्या लिखाया, तो मुझे बताना इसलिए जरूरी है इस बात को। आगे तीसरी बात, छंद के प्रवर्तक ब्रह्मा जी। छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा जी। आगे बढ़ाएंगे, यहां तक लिख लें आप। देखो व्युत्पत्ति हो गई, छंद का शाब्दिक अर्थ हो गया, 1 2 3 4, और छंद के प्रवर्तक हो गए ब्रह्मा जी। इसके बाद चौथी बात आ रही होगी शायद। देखो, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, 90वें सूक्त के 9वें मंत्र के 9वें मंत्र के अंतर्गत हुआ है, अंतर्गत हुआ। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। अगली बात, ये तो है वैदिक, वैदिक उल्लेख के अलावा लौकिक रूप से, लौकिक रूप से छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम छंद सूत्र है। नंबर 6, 6 वेदांगों के अंतर्गत छंद को वेद पुरुष के पाद या पैर माना गया है, वेदों को पुरुष माना गया है, और उसके अंतर्गत जो 6 वेदांग हैं उसमें छंद को क्या माना गया है? पाद या पैर। जैसे कल्प, कल्प को माना गया है हाथ। नंबर 2, शिक्षा, इसको माना गया है नासिका या नाक, या फिर इसको घ्राणेन्द्री, घ्राणेन्द्री। ये हस्त। नंबर 3, निरुक्त को कान, कर्ण या कान। नंबर 4, ज्योतिष को
अक्षी या आंख या चक्षु। नंबर 5, व्याकरण को मुख। और नंबर 6, छंद को पाद या पैर। ये 6 वेदांग माने गए हैं, वेदों के अंग। वेदों को पुरुष मान करके और उसके 6 अंग माने गए हैं। इसमें छंद को वेद पुरुष के पैर या पाद माना गया है। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर है परिभाषा। ऐसी पद्य रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक या लय इत्यादि अवयवों का रचना करते समय ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। उसे छंद कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद करनी है। ऐसी पद्य रचना या ऐसी काव्य रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक या लय इत्यादि अवयवों का रचना करते समय ध्यान रखा जाता है। रटनी है ये परिभाषा, ये मान लो आप तो। उसे छंद कहते हैं। उक्त सभी अवयवों को छंद के अंग या तत्व भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 8 पर आएंगे। चलें। छंद के अवयव, अंग या तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, वर्ण। नंबर 2, मात्रा। नंबर 3, यति, गति, चरण, तुक, गण। ये 7 छंद के तत्व होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, वर्ण। भाषा की लघुतम लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अर्थात
भाषा के लघुतम लिपि चिन्हों में व्यक्त ध्वनि संकेत वर्ण कहलाते हैं। भाषा के लघुतम लिपि चिन्हों में व्यक्त ध्वनि संकेत वर्ण कहलाते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। वर्णमाला पढ़ के आए हो आप, जैसे अ, आ, ई, क, इनमें सब में स्वर जुड़ा हुआ है ना। ख, च, ट, त, प, ह इत्यादि। ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। यदि हम इनका उच्चारण करें तो उच्चारण तक तो ये अक्षर हैं, ठीक है ना। उच्चारण तक तो क्या है? ये अक्षर। और जैसे ही इनको लिख दिया, ये लिपि चिन्ह ही तो हैं। ए को ऐसे लिखा जाएगा, आ को ऐसे लिखा जाएगा, ई को ऐसे लिखा जाएगा। ये ध्वनि संकेत है। ये सभी ये ध्वनि संकेत है ना। ये ध्वनि संकेत है सारे के सारे। और इन ध्वनि संकेतों से ही भाषा बनती है, मानव भाषा बनती है, मानव मुख से उच्चरित होते हैं ये। यदि इनका केवल उच्चारण किया जाए, उच्चारण तक ही सीमित रहे, तो इनको अक्षर कह देंगे। और यदि इनको लिख दिया, लिपि चिन्हों में व्यक्त कर दिया, तो ये ध्वनि संकेत ही क्या कहला जाएंगे? वर्ण कहला जाएंगे। ये लो, आगे लिखेंगे। वर्ण के मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पढ़ के आए हो आप। इन्हीं वर्णों का व्यवस्थित क्रम तो वर्णमाला है। वर्णमाला कोई अलग थोड़ी है। एक तो कौन से हैं? स्वर। और दूसरे कौन से हैं? व्यंजन। वर्ण के दो भेद कौन कौन से हो गए? एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। अब रिपीट हो रही है बातें, देखो आप। स्वर वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के किया जा सकता है। वह ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाती है। और व्यंजन वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि वह केवल स्वरों की सहायता से ही उच्चारित की जा सकती हैं। व्यंजन कहलाती है। ध्वनि ध्वनि स्त्रीलिंग है, व्यंजन कहलाती है। ये स्वर और व्यंजन की बातें आप पढ़ के आए हो, कोई भी नई बात यहां पर नहीं है। ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। आगे बढ़ाएंगे।
एक तरफ स्वर, दूसरी तरफ व्यंजन। विशुद्ध व्यंजन सदैव स्वरहीन होते हैं, जिनका उच्चारण तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हल चिन्ह लगाकर उन्हें लिखा जा सकता है। जैसे क, च, ट, त, प आदि। विशुद्ध व्यंजनों में जिस स्वर का प्रयोग करते हैं उसका उच्चारण भी उसी स्वर के अनुसार होता है। जैसे क में अ जुड़ा तो ये क्या बोला क, क में आ जुड़ा तो क्या बोलेगा ये का, क में छोटी जुड़ी तो क्या बोलेगा ये की आदि। बात समझ में आनी चाहिए, केवल बात समझ में आनी चाहिए। आगे व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पढ़ के आए, रिपीट हो रहा है। नंबर 1 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। 25 कैसे लेकर मैं तक। नंबर 2 अंतस्थ। 4 य, र, ल, व। इन सब में ए स्वर जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद में अंतस्थ के बाद में ऊष्म 4 श, श, स, ह। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन, मानक वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन है ये। श कैसे बनता है आधा क और श से। त्र कैसे बनता है आधा क और य से। ज्ञ कैसे बनता है आधा ज और य से। और श्र आधा तालव्य श और र से। ये इनकी कैटेगरी है। आगे देखें स्वरों के भेद। स्वरों के छंद शास्त्र में निम्नलिखित, जो चीज समझ में नहीं आए जो बात उसे पूछ लेना है ना। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। कितने हैं ये 4 अ, ई, उ, री। दोबारा लिख रहे हो आप इनको। और दूसरे हैं संयुक्त स्वर
या दीर्घ स्वर शेष आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। लिख दो जी। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताना आगे बढ़ूं क्या। चलिए नेक्स्ट। नोट, स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अलावा स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अलावा हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित दो ध्वनियां और होती हैं जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में। इसलिए उन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। ये हैं अंग और अह। हाँ जी, अंग और अह। आगे बढ़े। देखो आप, एक बार मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, है ना। यहां से हमने शुरू की यात्रा छंद के अवयव, अंग या तत्व। इनमें सबसे पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा यति, चौथा गति, पांचवा चरण, छठा तुक या लय और सातवां गण। सर न्यू बैच की क्लास है क्या? हाँ जी। अब इसमें सबसे पहले हमने कौन सा लिया? वर्ण को लिया। सबसे पहले किसे लिया? वर्ण को लिया। वर्ण को हम वर्ण विचार टॉपिक में पढ़ चुके हैं विस्तार से। उसके बावजूद भी हमने सामान्य जानकारी वर्ण टॉपिक की यहां तक प्राप्त कर ली। इसके बाद में दूसरा जो अवयव आता है, दूसरा जो छंद का तत्व आता है, उसका नाम है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में। अब ये वर्ण ध्वनि है ना, वर्ण ध्वनि का ही तो रूप है, तो इसको हम कह सकते हैं ध्वनि के उच्चारण में। कैसे भी लिख लो इस बात को। लगने वाली समय अवधि या कालमान, टाइमिंग, या कालमान को मात्रा कहते हैं। देखो कितना स्पष्ट सा आप लोगों को मिल गया यहां पर ये शब्द। वर्ण के उच्चारण में या ध्वनि के उच्चारण में लगने वाली समय अवधि या कालमान को मात्रा कहते हैं।
अब इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे याद कर लो हमेशा के लिए। हम जानते हैं, अब आप जानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बता के आया हूं। हम जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण केवल स्वर ध्वनियों का ही किया जा सकता है। स्वर ध्वनियों का ही किया जा सकता है। इसलिए मात्रा भी सदैव स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। क्योंकि व्यंजन तो जैसा स्वर है वैसा उच्चारण होगा, व्यंजनों की नहीं। आगे बढ़ाएंगे। छंद शास्त्र में मात्रा के दो भेद माने गए हैं। नंबर 1 लघु मात्रा और नंबर 2 गुरु मात्रा। इसको वहीं लिख देता हूं, उधर ही, यहां पर गुरु मात्रा। ये घुमाना नहीं है ना, सीधी आएगी ये मात्रा। गुरु मात्रा। सभी ह्रस्व स्वरों या मूल स्वरों में यह मात्रा होती है। जिसका चिन्ह खड़ी पाई ये जैसा होता है और इसकी सदैव एक मात्रा गिनी जाती है। लघु मात्रा कहाँ होती है साहब? मूल स्वरों में होती है, जिसका चिन्ह क्या होता है? खड़ी पाई। मात्रा कितनी गिनी जाती है? एक। गुरु मात्रा, गुरु मात्रा कहाँ होती है? मूल स्वरों को छोड़कर शेष सभी स्वरों में गुरु मात्रा होती है। मूल स्वरों को छोड़कर शेष सभी स्वरों में गुरु मात्रा होती है। यहां तक लिखे और मुझे संकेत करें आगे बढ़ने का। अभी आगे चल रहे हैं नूतन जी। मूल स्वरों को छोड़कर शेष सभी स्वरों में गुरु मात्रा होती है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अभी हम गुरु मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ स्वरों में और
इनसे युक्त व्यंजनों में सदैव गुरु मात्रा होती है। गुरु मात्रा का चिन्ह अवग्रह जैसा होता है। अवग्रह जैसा होता है, जिसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। गुरु मात्रा की कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? दो मात्राएं। क्लास स्टार्ट हुए कितनी देर हुई है? सर जी किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ सूचित कर दूं, क्लास की सूचना आप लोग ऐप पर जो घंटी का निशान है ना, उसको क्लिक करके देख लिया करो, वहां आती है। लगातार दिन भर मैसेज आते रहते हैं, अरे बाबा देखा करो उसको क्लिक करके। 6:30 बजे शुरू हो गई थी, ठीक है। अब मैं आपको जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण आप देखेंगे तो पाएंगे। देखो, अ क आ का, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ कू, बड़ा ऊ कू, री क्री। अब क्या आ गया? ए के, आई कई, ओ को। ऐसी तो लगती है ना मात्राएं, कऊ, आऊ। और आगे अगली बात करेंगे। अब इनमें हमें मात्राएं लगानी है, माना की देखो आप, इनमें हमें मात्राएं लगानी है। देखो आप ही बताएंगे, मुझे नहीं आता है, तो हम लोग अभी अभी जो सीखे हैं ना उसी को लगाएंगे। अभी अभी जो सीखे हैं ना ठीक वैसे के वैसे ही लगाएंगे। चलो देखो, ये लघु स्वर है, मूल स्वर है, तो इसमें लघु मात्रा होगी। कौन सा निशान लगाएंगे? ये वाला, ये लगा दिया। कितनी मात्रा गिनेंगे? एक। ये दीर्घ स्वर है, इसमें चिन्ह लगाएंगे ये वाला। कितनी मात्रा गिनेंगे? दो। ये गुरु मात्रा हो गई, ये लघु हो गई। देखो, ये लघु हो गई, ये गुरु हो गई। इसका मतलब दो मात्राएं, इसका मतलब एक मात्रा। समझ रहे? अब छोटी ई आ गई। छोटी ई का मतलब ये लघु मात्रा है। कितनी मात्राएं होंगी? एक मात्रा। बड़ी ई में ये गुरु हो गई, गुरु मात्रा हो गई। और कितनी मात्रा गिनेंगे? दो मात्राएं। अब आपको एक बात बताऊं क्या, इससे आगे मुझे नहीं आता। मैंने जिन सर से हिंदी पढ़ी थी ना, मुझे यहां तक तो सिखा दिया, बड़ी ई तक, और इससे आगे ऊ वाली मात्राएं नहीं सिखाई थी, ये वाली नहीं सिखाई थी। तो एक काम आप करना, आप मुझे कल बताना है इनको, है ना, इनमें मात्राएं लगा करके। तो देखो, ये भी आपका HW है ना, ये भी HW है। मैं कल तक संभाल के रखूंगा इनको। ये भी HW है, ये भी HW है। ऐसे ही करना आप, लघु है या गुरु है ये लिखना है स्पष्ट रूप से, लघु है या गुरु है, और फिर कितनी मात्राएं गिनोगे ऐसे। HW, और ये भी HW, ठीक है, और ये भी HW।
इनमें कल मुझे बताना और समझाना, आप लोग समझा दोगे ना? तो आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आपको लगानी है। देखिए गुरु मात्रा में ही चल रहे हैं अभी तो। गुरु मात्रा, अब इसमें लिखेंगे दीर्घ स्वरों या उनसे युक्त व्यंजनों के अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी गुरु मात्रा मानी जाती है। नंबर 1, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार ऐसे लगा हो उसमें लघु मात्रा वाला स्वर होने पर भी गुरु मात्रा मानी जाती है। जैसे अ बराबर गुरु मात्रा हो गई ना गुरु। का बराबर गुरु मात्रा। अब इनमें देखो, इसमें ए है, इसमें भी ए है, फिर भी गुरु हो गई ये, जिसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है। लेकिन ध्यान रहे अनुनासिकता के लिपि चिन्ह, अनुनासिकता के लिपि चिन्ह अर्धचंद्र बिंदु अर्धचंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जहां अर्धचंद्र बिंदु लगा है वहां जैसा स्वर है वैसी मात्रा गिनी जाती है। जैसे ह्रस्व स्वर में अनुनासिकता का लिपि चिन्ह लगा हो तो उसमें लघु मात्रा होगी, और यदि दीर्घ स्वर में यह अर्धचंद्र बिंदु लगा हो तो गुरु मात्रा होगी। जैसे अ लघु, आ गुरु,
क लघु, का गुरु। बात समझ में आ गई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्धचंद्र बिंदु से, केवल अनुस्वार से पड़ता है। आगे बढ़े। नंबर 2, विसर्ग युक्त वर्णों में गुरु मात्रा होती है, जिनकी संख्या हिंदी में बहुत कम है। जैसे दुख गुरु लघु, निःसृत गुरु लघु लघु, ऐसे। और है कोई ऐसा? पयः पान लघु गुरु गुरु लघु आदि। तीसरी बात, हिंदी की मानक वर्णमाला के चारों संयुक्त व्यंजनों में गुरु मात्रा होती है। ओहो, चारों संयुक्त व्यंजनों से पूर्व वर्ण में गुरु मात्रा होती है और संयुक्त व्यंजनों की मात्रा का निर्धारण उनमें प्रयुक्त स्वर के आधार पर होता है। यानी मूल स्वर संयुक्त व्यंजनों में प्रयुक्त हैं तो लघु मात्रा और दीर्घ स्वर संयुक्त व्यंजनों में प्रयुक्त हैं तो गुरु मात्रा होगी। लेकिन संयुक्त व्यंजनों से पूर्व वर्ण भले ही लघु मात्रा वाला हो तो भी उसमें गुरु मात्रा मानी जाएगी। इसी का दूसरा भाग है मानक वर्णमाला के संयुक्त व्यंजनों के अलावा भी
जहां संयुक्त वर्ण होगा उससे पूर्व वर्ण भी गुरु मात्रा का माना जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे, यहां तक लिखिए। कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? क्षत्र, ज्ञ और श्र, ये तो है मानक वर्णमाला के। इनके अलावा ये जो स्थिति लिखी है ना आपने, इसका मतलब है स्वर रहित प्लस स्वर सहित, इनको संयुक्त कहते हैं। और इनसे पूर्व वाला जो भी वर्ण होगा वो सदैव गुरु मात्रा वाला होगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। चलें आगे। जैसे जैसे हस्र, अब यहां देखिए, ये श्रेय है, संयुक्त व्यंजन है, और ये है। इसमें लघु मात्रा है, समझ रहे हैं आप, लेकिन फिर भी इसमें गुरु मात्रा मानी जाएगी। इसके कारण ये संयुक्त व्यंजन है, इसके कारण। और इसमें कौन सी मात्रा होगी? इसमें अस्वर जुड़ा हुआ है, तो इसमें लघु होगी। अब आगे देखें, अश्रु, यहां पर छोटा ऊ है तो लघु। इससे पहले लघु मात्रा है, लेकिन ये गुरु मानी जाएगी। अब इन दोनों में मात्रा कितनी हो गई? 2 और 1, 3 मात्राएं हो गई ना। यहां कितनी हो गई? 2 और 1, 3 मात्राएं हो गई ना। ऐसे ही देखो, यज्ञ, यहां पर लघु मात्रा है, इसमें तो लघु हो गई, लेकिन इससे पहले वाला लघु मात्रा है, फिर भी गुरु का माना जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहां कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्राएं। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही देखें, इत्र, यहां पर लघु स्वर है, लघु मात्रा, लेकिन इसमें लघु मात्रा होने पर भी गुरु होगा, क्योंकि आगे संयुक्त है। यहां भी 3 मात्राएं। ऐसा कोई है आप में से जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो? और देखें ऐसे ही, अक्षय, इसमें गुरु, इसमें लघु, 3 मात्राएं। समझ में आई? ऐसे ही देखो, कक्ष, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लेकिन ये संयुक्त है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा वाला। 3 मात्राएं हो गई। ये तो स्थिति आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी। एक और ले लेते हैं, ये लो मित्र। यहां छोटी ई है, लघु मात्रा, यहां ए है, लघु मात्रा, लेकिन ये संयुक्त है, इससे पहले वाला गुरु हो जाएगा। अब आपने ये जितने भी उदाहरण देखे हैं ना, ये सारे के सारे देखो, यहाँ श्रेय, यहाँ श्रेय, यहाँ ज्ञ, यहाँ त्रय, यहाँ क्षय, यहाँ क्षय, यहाँ त्रय, ये तो मानक वर्णमाला वाले संयुक्त व्यंजन हो गए। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर एक तो स्वर रहित होगा, बिना स्वर का होगा, आधा होगा, स्वर रहित या आधा, और उसके बाद में एक स्वर सहित होगा, यानी वो पूरा होगा।
इनको भी क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर कहते हैं। और इनसे पूर्व वर्ण भी गुरु मात्रा वाला होगा। ये लो, ये दूसरी स्थिति है। अब इस दूसरी स्थिति के उदाहरण देखें। क्या लिख रहे हैं? यानी संयुक्त वर्ण के आगे गुरु मात्रा होगी। यस, यस, बिल्कुल एकदम राइट। अब देखो यहां पर, जैसे चम्मच, ये एक शब्द है। अब यहां पर देखा हमने, इसमें क्या है? एक तो बिना स्वर का है, एक स्वर का है, तो ये संयुक्त हो गया। इसमें कौन सी मात्रा होगी? इसमें ए जुड़ा हुआ है तो लघु होगी। लेकिन इससे पहले वाले में लघु है, ए स्वर है, परंतु फिर भी ये गुरु हो जाएगी क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है। और च में एक लघु, तो कुल कितनी हो गई? 4 मात्राएं हो गई ना। चम्मच। हाँ, ऐसे ही कुत्ता, देखो आप, आ है, ये तो गुरु हो गया। इसमें छोटा ऊ है, लघु मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन इसके कारण, ये संयुक्त है ना, इसके कारण इसमें गुरु होगी। यहां भी 4 मात्राएं हो गई। समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको कुछ काम दूंगा, उससे पहले नोट लिख लीजिए। नेह, मह, लह आदि को संयुक्त वर्णों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इनसे पूर्व वर्ण में जैसा स्वर है वैसी मात्रा होगी। इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ाएंगे अब। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं। HW अगले पेज पे दे दूं, अगले पे। निम्नलिखित शब्दों में मात्रा चिन्ह लगाते हुए मात्राओं की कुल संख्या भी बताइए। आपको सम्मान दे रहा हूं, बताइए। चलें अब आगे। ये होमवर्क है आपका, लीजिए साहब। देखो, हल्ला, पुत्र और कातर, नियरे, आंगन, शर्म, सन्नाटा, आशीर्वाद, प्रकृति, अनुकृति, पृथ्वी, क्रम, कर्म।
निंदक, पहेलियां, अंगुष्ठ, एकादशी, अनुक्रम, गुर्राना, हनुमान, उजागर, श्रीस, कौंतेय, लक्ष्मी इच्छा, इनमें लगाना है ना। अभी के लिए इतना ही, कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। और आपको कोई दिक्कत आए अभी तक के समझने में तो उसे आप पूछ लेना। थोड़ी देर के बाद में, 1 घंटे के बाद में आपसे पुनः मुलाकात होगी मेरी रचनाओं को लेकर के, जो केवल ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की रचना होगी। धन्यवाद आप सभी को, शुभकामनाएं।